नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के स्कूलों का हाल, जानेंगे कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ अजब गजब खबरें भी देखेंगे। 10 मिनट में दुनिया के 10 बड़ी खबरें देखने से पहले हम आपको बताते हैं एक बड़ी खबर जो कि आ रही है ट्यूनीशिया म्यूजियम फायरिंग से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि बुधवार को हुई इस घटना के पीछे इस्लामिक स्टेट ने अपना हाथ बताया है। इस्लामिक स्टेट ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है और ऑनलाइन एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट करके उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बंदूकधारियों नाइट्स ऑफ इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक स्टेट के सैनिकों की उपाधि दी है। आपको बता दें कि बुधवार को ट्यूनीशिया के संसद के पास मौजूद बोर्डो म्यूजियम में बंदूकधारियों ने खूनी तांडव दिखाया था, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल थे। ट्यूनीशिया इन दिनों इस तरह की आतंकी गतिविधियों का नया अड्डा बन चुका है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि ट्यूनीशिया से लगभग 3000 लोग सीरिया जिहाद की लड़ाई में शामिल होने जा भी चुके हैं। तो इस बड़ी खबर के बाद अब नजर डालते हैं 10 मिनट के अंदर दुनिया की 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकियों की मदद बंद कर दे तो इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हालात में सुधार आएगा। राजनाथ सिंह ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करता रहा है और पाकिस्तान को अपनी इस रणनीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। If the ISI and the Pakistan Army stops its support to certain terror outfits, I have no hesitation in saying that the security situation in South Asia will improve significantly. I sincerely believe that the Pakistan should seriously rethink its strategy of using terrorism as an instrument of proxy war. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने समय रहते इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों को बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि ISI और पाकिस्तानी फौज आतंकी संगठनों का समर्थन करना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार होगा। नाइजर और चाड के सैनिकों ने बोको हरम के कब्जे से एक नाइजीरियाई शहर को मुक्त करा लिया है। नाइजर की सेना के प्रवक्ता कर्नल माइकल लेड्रू ने कहा कि नाइजीरिया की सीमा के कुछ किलोमीटर दूर दमसक को पिछले हफ्ते आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया था। उन्होंने बताया कि शहर को वापस हासिल करने के लिए भीषण लड़ाई हुई, जिसमें 228 आतंकी मारे गए और नाइजर का एक सैनिक भी मारा गया है। उत्तरी नाइजीरिया के ज्यादातर इलाकों पर आतंकी संगठन बोको हरम ने कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ नाइजीरियाई सेना के साथ साथ पड़ोसी देशों की सेनाएं भी लड़ रही हैं। आतंकी संगठन बोको हरम ने उत्तरी नाइजीरिया के बड़े हिस्से को इस्लामिक राज्य घोषित कर रखा है और इस संगठन का मकसद पश्चिमी सभ्यता का विरोध करना है। साल 2009 से अब तक ये संगठन नाइजीरिया में हजारों लोगों की जान ले चुका है। हाल ही में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने बोको हरम को अफ्रीका में अपना सहयोगी संगठन बनाया है। बोको हरम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पश्चिमी सभ्यता हराम है। स्वीडन के दक्षिण पश्चिमी शहर गोथनबर्ग के एक रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। स्वीडन की पुलिस के मुताबिक बुधवार को देर शाम हुई गोलीबारी में 2 लोगों की जान गई है। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि फायरिंग में ऑटोमेटिक क्लैशनिकोव राइफल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक चश्मदीद के मुताबिक फायरिंग की वजह गैंग वॉर भी हो सकती है। स्वीडन की मीडिया की माने तो बुधवार शाम 2 लोग रेस्टोरेंट में आए और फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला तब हुआ जब कई लोग रेस्टोरेंट में फुटबॉल मैच देख रहे थे और हमलावर फायरिंग करके भाग गए। पुलिस ने हमले के बाद इलाके को सील कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी भी हमलावर को पकड़ा नहीं जा सका है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हुई गोलीबारी की घटना में 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 विदेशी सैलानी शामिल थे।
इस घटना के बाद से मारे गए सैलानियों के देशों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस घटना के बारे में कंफर्मेशन दी जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने कहा है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय पर बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले में जापान के 3 नागरिक मारे गए हैं, जबकि पहले ये आशंका थी कि कुल 5 जापानी नागरिक मारे गए हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जापानी नागरिकों के बारे में पता लगाया जा सके। अब तक मेरी जानकारी के मुताबिक 3 जापानियों की मौत हुई है। उनके साथ हमारी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है। अलग अलग सरकारों की ओर से हमले में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। बहरहाल ट्यूनीशिया ने कहा है कि हमले का शिकार होने वालों में इटली, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पोलैंड और स्पेन के लोग भी शामिल हैं। ये हमला ट्यूनीशिया की पार्लियामेंट से बेहद नजदीक एक संग्रहालय में हुआ था, जहां कुछ बंदूकधारियों ने विदेशी सैलानियों पर गोलियां चलाई थी, जबकि कुछ सैलानियों को बंधक भी बना लिया गया था। थाईलैंड में पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। देश की एक अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला स्वीकार कर लिया है और इस केस की सुनवाई 19 मई से शुरू होगी। यिंगलक पर लोगों को चावल मुहैया कराने की विवादास्पद योजना के घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। ये केस थाईलैंड के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने अदालत में दर्ज कराया है। यिंगलक के दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी चेयरमैन वीरापोल तांगसुवन को यिंगलक केस में कार्यवाही के लिए चुना गया है और इस केस की सुनवाई के दौरान यिंगलक को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यिंगलक शिनावात्रा के खिलाफ तब भी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन हुए थे जब वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। साल 2006 में यिंगलक के भाई और पूर्व प्रधानमंत्री का सेना ने तख्ता पलट कर दिया। थाकसिन शिनावात्रा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और सजा सुनाए जाने के बाद थाकसिन थाईलैंड छोड़कर चले गए और अब वो दुबई में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने भ्रष्टाचार विरोधी कई विधेयक कांग्रेस में पेश किए हैं और अगर इन्हें कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है तो भ्रष्टाचार के मामलों में दी जाने वाली सजा और कड़ी हो जाएगी। खबरों के मुताबिक ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ विधेयक ऐसे वक्त पर पेश किए गए हैं जबकि हाल ही में हुए सर्वे में उनकी सरकार की लोकप्रियता गिरकर 13% हो गई है। इनमें से एक विधेयक प्रशासन के खिलाफ हुए अपराध में कंपनियों की जवाबदेही तय करेगा और कंपनियों को घूस देने के मामले में दोषी पाए जाने पर मुनाफे का 20% जुर्माना देना होगा, जबकि दूसरे विधेयक के तहत गैर कानूनी तरीके से पैसा जमा करने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकेगी और तीसरे विधेयक के मुताबिक सिर्फ साफ सुथरी छवि वाला शख्स ही सरकारी पद पर बैठ सकेगा। डिल्मा रूसेफ ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उनकी निजी जिंदगी, राजनीतिक करियर और बतौर राष्ट्रपति काम करने से जुड़ी है। ये विधेयक रविवार को डिल्मा रूसेफ सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद सामने आए हैं, जब हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की थी। पाकिस्तान सरकार ने 18 साल बाद साल 2016 में जनगणना करवाने का फैसला लिया है। राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई मुश्तरका मफादत काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में तय किया गया कि देश की आबादी का अनुमान लगाने के लिए जनगणना करवाई जाएगी। पाकिस्तान की मुश्तरका मफाद काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसमें प्रधानमंत्री और चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री शरीक होते हैं। बैठक में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ, सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री कायम अली शाह और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खटक समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। हालांकि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री डॉक्टर अब्दुल मलिक देश से बाहर होने की वजह से इस बैठक में शिरकत नहीं कर सके। बैठक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अगले साल मार्च में जनगणना और घरों की गिनती सेना की निगरानी में कराई जाएगी। साथ ही इस पर आने वाला खर्च राज्य और संघीय सरकार मिलकर उठाएंगे। 1947 में आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में 5 बार जनगणना करवाई गई है। पाकिस्तान में आखिरी बार जनगणना साल 1998 में हुई थी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने आज जापान के राजा अकीहितो और राजधानी मिचिको से मुलाकात की। मिशेल ओबामा 2 देशों के दौरे के दौरान 3 दिन की जापान यात्रा पर हैं। जब मिशेल ओबामा इंपीरियल पैलेस पहुंची तो उन्होंने सफेद और लाल रंग की फ्लोरल ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद मिशेल ओबामा ने जापान के पीएम शिंजो एबे से भी मुलाकात की।
अमेरिका और जापान के कूटनीतिक संबंध बेहतर रहे हैं और खास तौर पर ओबामा और शिंजो एबे के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है। हालांकि मिशेल ओबामा का ये दौरा उनके कैंपेन लेट गर्ल्स लर्न से जुड़ा है, जिसके तहत मिशेल पूरी दुनिया में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं। And with this new partnership between our two nations, we are issuing a call to action to nations around the world. In the coming months and years, we will be reaching out to world leaders and asking them to deepen their commitment to girls' education. मिशेल ओबामा कल यानी शुक्रवार को जापान की ऐतिहासिक राजधानी क्योटो भी जाएंगी और इसके बाद जापान से कंबोडिया के लिए रवाना हो जाएंगी। कंबोडिया मिशेल के दौरे का दूसरा और आखिरी पड़ाव है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? किसी बच्चे से अगर खाते वक्त बर्गर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाए तो क्या बच्चे को ही जमीन पर पटक देंगे? लेकिन चीन के इस रेस्टोरेंट में बच्चे की मां मालूम हो रही महिला ने मासूम को यही सजा दी। इस बेदिल महिला का सितम यहीं तक नहीं थमा। मासूम अनजाने में हुई अपनी भूल की ऐसी सजा पा रहा था जैसी सजा कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देता। ये घटना पूर्वी चीन में हुबई प्रांत के जियान शहर में हुई है। इस फास्ट फूड चेन के सीसीटीवी में महिला की करतूत रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन रेस्टोरेंट का अटेंडेंट जैसे जानबूझकर महिला की हरकत को अनदेखा करता रहा। घटना के वक्त रेस्टोरेंट में किसी दूसरे ग्राहक या स्टाफ ने महिला का ये रूप देखा था, ये भी सीसीटीवी फुटेज से साफ नहीं है। महिला के बारे में पता नहीं चल सका है। ये भी दावे से नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे की मां है या नहीं, लेकिन उसकी करतूत संवेदनहीनता की हदें पार कर रही है। बच्चे के साथ जुल्म का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे चीन में महिला को सजा देने की मांग उठी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस जल्लाद महिला को ढूंढ निकालेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मेलबर्न में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 109 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए भारत ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 302 रन बनाए। रोहित शर्मा ने शतक और रैना ने अर्धशतक बनाया। शिखर धवन 30 रन बनाकर आउट हुए। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच 75 रनों की साझेदारी हुई। सुरेश रैना और रोहित शर्मा के बीच 122 रनों की पार्टनरशिप हुई। आज के मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा और उमेश यादव। रोहित शर्मा ने 126 गेंदों में 137 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। सुरेश रैना ने 57 गेंदों में 65 रन बनाए। वहीं तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 9 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए। वर्ल्ड कप का तीसरा क्वार्टर फाइनल कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा और जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसका मुकाबला सेमीफाइनल में भारत के साथ होगा। वहीं चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल 21 मार्च को न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। और पाकिस्तान वो दिन भूला नहीं होगा जब देश के भविष्य को गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के स्कूलों को सुरक्षित करने के लिए काफी काम किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इस तरफ ध्यान दिया और कई नीतियां तय की। पाकिस्तान सरकार इसमें उनका सहयोग भी कर रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि उसके बाद भी पाकिस्तान के स्कूल क्या वाकई सुरक्षित हो सके हैं? चलिए जानते हैं रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान भूला नहीं होगा और शायद आप भी नहीं भूल पाए होंगे। आतंक का इतना घिनौना रूप इससे पहले पाकिस्तान में नहीं देखा गया था, लेकिन जब ये दुनिया के सामने आया तो दुनिया सन्न रह गई। इस घटना ने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद फांसी और जमीनी आतंक से निपटने के तमाम तरीके अपनाए जाने लगे। हर कोई हरकत में आ गया, लेकिन मुद्दा ये है कि स्कूलों में सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए।
इसी बात की जांच के लिए पूर्व ब्रिटिश पीएम और यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय फॉर ग्लोबल एजुकेशन गॉर्डन ब्राउन पाकिस्तान के स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पाकिस्तान के 1000 स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस मामले को लेकर यूएन को सहयोग देने का वादा भी कर चुके हैं। गॉर्डन ब्राउन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के हर स्कूल में सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू करने का निरीक्षण कर रहे हैं। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में सिक्योरिटी फेंचेस, मेटल डिटेक्टर्स, हथियारबंद गार्ड्स और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। गॉर्डन ब्राउन ने इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से बात की है और कहा है कि आतंकी हिंसा के खिलाफ उठ खड़े होने में स्कूलों की मदद की जाए ताकि पेशावर जैसी घटनाएं भविष्य में अंजाम न लें। पाकिस्तान के स्कूलों को सुरक्षित जगह बनाने के लिए यूनिसेफ और ग्लोबल बिजनेस कोएलिशन फॉर एजुकेशन जैसी संस्थाओं के स्थानीय एनजीओ से मिलकर काम करने की योजना बन रही है। यूएस बेस्ड डेटा साइंस और एनालिसिस की मदद ली जा रही है। पेशावर की घटना के बाद से लगभग 70 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और इस तरह के प्रयासों के चलते कोशिश ये है कि अभिभावकों और बच्चों में ये विश्वास पैदा किया जा सके कि वो बेखौफ होकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। गॉर्डन ब्राउन शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने यूएन का दूत रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। सीरिया जैसे अशांत देश में भी उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई, जबकि लेबनान और सीरिया के शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए भी यूएन के जरिए लगातार काम किया जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो डोनेशन दें, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि शिक्षा को रोकने के लिए 10,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और इसकी वजह से स्कूल जाने से बच्चे तो घबराते हैं ही, अभिभावकों को भी डर लगता है। खासतौर पर जिन देशों में इस्लामिक चरमपंथ बढ़ा हुआ है वहाँ शिक्षा की हालत ज्यादा खराब है और यूएन उसे ठीक करने के लिए प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखते हैं कि ऐसा रोमांच जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ शौकीनों ने वो कारनामा कर दिखाया है जो शायद आप करने की सोचे भी नहीं। और आखिर ऐसा क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। आप रह जाएंगे हैरान, इसे देख उड़ जाएंगे होश। खतरों से खेलना है इनका शौक, जान को जोखिम में डाला। आप इसे ट्राई मत करना। जरा देखिए कैसे ये लोग पहले तैयारी करते हैं और फिर एक एक कर इस विशाल चट्टान से सीधा नीचे। है ना, ये कारनामा एकदम हैरत अंगेज, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आपको बता दें कि ये डेयर डेविल्स रोप जंपर्स हैं और खुद को रस्सी से बांधकर ऊंचाई से गिराना इनकी हॉबी है। और एडवेंचर के शौकीन जब ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए तो ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। जितनी ऊंचाई से ये लोग कूद रहे हैं, कुछ लोग उतनी ऊंचाई से नीचे देखने तक में डर जाएं। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ये छलांग 200 मीटर की ऊंचाई से लगाई है। जी हाँ, 200 मीटर। ये रोमांच का खेल है और ये सभी खतरों के खिलाड़ी हैं। इन लोगों में अलग अलग उम्र के लड़के और लड़कियां शामिल हैं और हर किसी को अनुभव करना है तो बस इस रोमांच को। ये सभी लोग रोप जंपर्स हैं और अच्छे से ट्रेनिंग के बाद वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई सावधानियां भी बरत रहे हैं।
कुल मिलाकर ये रोमांच खतरों से भरा है और ये सभी इस खेल के महारथी हैं। तभी तो ऊंचाई से कूदने को ये अपने अपने स्टाइल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।